नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। देश के 60 से अधिक पर्यावरण और सामाजिक संगठनों ने हिमालय में रेलवे, बांध, जल विद्युत परियोजनाओं तथा 4 लेन राजमार्गों जैसी सभी मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें, इन संगठनों ने सभी विकास परियोजनाओं के लिए जनमत संग्रह और सार्वजनिक परामर्श को अनिवार्य बनाने की अपील भी की है। संगठनों ने मांग की है कि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जनमत संग्रह और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से लोकतांत्रिक निर्णय लेना अनिवार्य बनाया जाए। संगठनों की यह मांग है और साथ ही साथ आपको बता दें, ढांचा परियोजनाओं के लिए जनमत संग्रह और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से लोकतांत्रिक निर्णय लेना अनिवार्य बनाया जाए। संगठनों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1994 को मजबूत करने, EIA 2020 संशोधनों और FCA 2023 संशोधनों को खत्म करने और सभी विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं की पूर्व सचिव सहमति की भी मांग की गई है। आपको बता दें, लगातार कहीं ना कहीं जो हिमालय के अंदर जो परियोजनाएं हैं, अलग अलग तरह की परियोजनाएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की यहां पर मांग उठी है, क्योंकि उससे हमारे पर्यावरण पे जो असर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग आपदाओं का खामियाजा भी इससे जो है वो भुगतते हैं। फिलहाल आपको सुनाते हैं पर्यावरण का जो कार्यकर्ता हैं उनका पहले क्या कहना है। The Indian Himalayas, a place called Leh in Ladakh at 3,500 meters, 11,500 feet. Why am I reaching out to you? Today, our planet is going through huge challenges, environmental challenges, global warming, climate change, and nowhere else this challenge can be seen more than in the Himalayas, than on the Tibetan plateau. तो आपने सुना किस तरह से जो ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से और तमाम जो 60 से अधिक वहाँ पर जो संगठन है, पर्यावरण से जुड़े जो संगठन हैं, उन्होंने ये मांग की है। और लद्दाख में हमने देखा किस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार एक विरोध भी देखने को मिला। कई सारे ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने सरकार के सामने इस तरह की मांग रखी है और साथ ही साथ कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इन पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जाए ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो बचा रहे। उसके अलावा जो यहाँ पर आए दिन भूकंप हो या अन्य चीज़ें हो, पहाड़ों का खिसकाव हो, सर्दी गर्मी, ये तमाम जो कुदरत से जुड़ी चीज़ें हैं उन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसी को लेकर फिलहाल यहाँ पर तमाम इन मुद्दों को लेकर ये एक महत्वपूर्ण जो अनशन भी, एक लंबा अनशन भी हमने लद्दाख में देखा। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में अनशन जो है वो रखा गया था और उन्होंने ही ये अनशन जो है वो रखा था। चलिए जरा आपको बताते हैं हिमालय में कितनी परियोजनाएं हैं। 11,137.50 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये कुल मिलाकर आसपास का आंकड़ा है। ये पूरा आंकड़ा हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन 25 मेगावाट से अधिक 30 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। मोटा मोटा आंकड़ा जो है हिमालय की तरफ कितनी परियोजनाएं हैं, खासकर विद्युत परियोजनाएं। 5 मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों यानी NH का सुधार शामिल है इन परियोजनाओं में। और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें हैं, 600 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दून टिहरी 32 किलोमीटर सुरंग, इसके अलावा 1800 किलोमीटर से अधिक का सुरंगों का जाल ये भी इसमें मौजूद है। कुल मिलाकर ये सीधा सीधा इसका प्रभाव जो है वो हमारे भूगोल पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी 15 किलोमीटर की रेल सुरंग भी इसमें शामिल है। ये मोटा मोटा जो आंकड़ा है वो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। कारण ढलान, अचानक वर्षा या भूकंप के प्रभाव में, और इसके और भी कारण हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ युवा और कमजोर हैं और कहीं ना कहीं चट्टानों में दरारें और फ्रैक्चर पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों हिमालय में स्थित हैं, जो भू वैज्ञानिक और जैविक नाजुकता के लिए कुख्यात है। और इसके साथ ही सतलुज बेसिन में 140 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो ये कुल मिलाकर एक कारण भी बनता है। तो फिलहाल आज का जो पैनल है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट जी हैं,
पर्यावरण कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर मुतहर्रा वहीद देवा जी हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा इस हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आप एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण को या उससे संबंधित चीज़ों को आप नज़दीक से देखते हैं। हिमालय की बात करें, हिमालय से जुड़ी परियोजनाओं की बात करें, तो कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव, जिसका सीधा सीधा असर हमारे नेचर पे, हमारे पर्यावरण पे या बाकी अन्य चीज़ों पर भी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहाँ तक ये हिमालयी क्षेत्र जो है, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या आप नॉर्थ ईस्ट तक ले सकते हैं, ये बिल्कुल पूरा इलाका जो है ये बहुत ही, हम कह सकते हैं इसको एनवायरमेंटली फ्रेजाइल बोल सकते हैं अंग्रेजी में। क्योंकि इसी क्षेत्र में जो है हमारे जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं, हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे बड़े बड़े ग्लेशियर, जहां से भी हमारे पानी के जो सोर्सेज हैं, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, चाहे चिनाब की नदी निकलती है, चाहे ब्रह्मपुत्र निकलता है नॉर्थ ईस्ट से, चाहे अब गंगा जी निकलती है, चाहे यहाँ पे दूध गंगा निकलती है, शाली गंगा निकलती है, लिदर निकलती है पहलगाम के, बिल्कुल ये वो इलाके हैं जहां से हमारे पानी के स्रोत हैं, पानी के सोर्सेज हैं, और इनको हमको किसी भी हालत में बचाना है। बिल्कुल, जो डेवलपमेंट के मॉडल आप देखते हैं, जो तरक्की आप करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, गुड़गांव में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, नागपुर में, वो डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, वो शिमला में नहीं चलेगा, लाहौल स्पीति में नहीं चलेगा, वो किन्नौर में नहीं चलेगा, वो श्रीनगर में, पहलगाम में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में नहीं चलेगा। यहाँ का मॉडल बिल्कुल अलग होना चाहिए, लद्दाख का मॉडल अलग होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का मॉडल अलग होना चाहिए, वहां का मॉडल अलग है। अगर आप वहां पे बड़ी बड़ी हाईवेज बनाते हैं, आप 90 फीट के हाईवे बनाते हैं, 6 लेन बनाते हैं, 6 लेन नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले जमीन ही कम है, बिल्कुल हमारी लैंड होल्डिंग ही कम, हमारी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कम है, फिर हमारा क्लाइमेटिक का क्या बोलता है उस पर इम्पैक्ट होता है। सो हमारा डेवलपमेंट मॉडल जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए। जितने भी हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ का डेवलपमेंट मॉडल अलग होना चाहिए, वहां का डेवलपमेंट मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर रेलवे बनानी है, आपको छोटी सी पटरी बनानी पड़ेगी, अगर आपको हाईवे बनानी है, छोटी हाईवे बनानी है, अगर आपको हाईवे बनानी है, आपको देखना है कि टनल कहाँ से बनाएंगे, टनल से फिर बाद में लैंडस्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, ये चीजों को देखना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं, COP 26 कॉन्फ्रेंस, COP 27 हुई, जितने भी है उनका भी फोकस है कि हिमालयी क्षेत्र को बचाना है, ठीक है, हिमालयी रीजन को बचाना है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस इलाके को बचाइए और यहाँ पे वो डेवलपमेंट के मॉडल अपनाइए जो कि यहाँ जो सस्टेनेबल मॉडल। ठीक है जी। डॉक्टर मुतहर्रा जी, आपके पास आऊंगा मैं। डॉक्टर राजा जी ने जो कहा, मैं उससे भी जानना चाहूंगा कि आप कितनी सहमति इस चीज को लेकर रखते हैं, और अगर केंद्र सरकार कोई परियोजनाएं या डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट इन इलाकों में, हिमालय से सटे इलाकों में कर रही है, तो क्या वो जरूरी भी हैं? और अगर डॉक्टर राजा ने कहा कि अगर आप 6 लेन बनाना चाहते हैं तो नहीं, आप यहाँ पर 2 लेन बनाइए, सिंगल बनाइए, उतना ही काफी है, क्योंकि यहाँ वो मॉडल नहीं चलेगा, ये पहाड़ी इलाका है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। कितने सहमत हैं? और अगर ये चीजें होंगी यहाँ पे, तो क्या साथ साथ में जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी काफी उल्लंघन देखने को मिलता है यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है, मैं थोड़ा टेक्निकल बात करने की कोशिश करूंगी कि 5th असेसमेंट रिपोर्ट में और 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो IPCC का आता है, उसमें ये बताया गया है हमारे रीजन के बारे में कि ग्लेशियल जो आइस लॉस है और ग्लेशियर जो है वो कंटिन्यू करेंगे श्रिंक करना, अगर टेम्परेचर हमारा तो बढ़े भी ना, इट विल कंटिन्यू टू बी श्रिंकिंग। अब हमको बड़े फॉर्मिडेबल चैलेंजेस है, नो डाउट अबाउट इट। हमको ऑलरेडी रग्ड टेरेन है, हमको अभी लैक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है, और साथ ही साथ ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन
की भी जरूरत है। बिल्कुल। आप देखिए तिब्बत प्लेटो जो अभी वांगचुक साहब बात कर रहे थे, वो वहाँ वार्म एयर सर्कुलेशन का इशू है। वार्मिंग ऑफ इंडस वाटर जो ग्लो ऑफ करता है, जो लेह में ग्लो ऑफ करता है, क्लाउड बर्स्ट निकालता है। अब हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो नेचुरल फ्लक्चुएशंस भी बहुत सारी है इन क्लाइमेट। आप ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस कर लीजिए, अर्बनाइजेशन से है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, वाटर स्ट्रेस है, जो हमारा जबरदस्त चैलेंज होगा इन कमिंग डेकेड्स। यूएनईपी बोलता है कि मॉडरेट टू हाई वल्नरेबिलिटी हमारी जम्मू कश्मीर की है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से और रिस्क के हवाले से और डिजास्टर के हवाले से। इनका जो हमारा है, इनका रिपोर्ट बोलता है नंबर ऑफ रेनी डेज इंक्रीज हो जाएंगे इन हिमालयन रीजन में। हिमालय की बात कर रही हूँ। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक स्टडी की है, उनमें बोला है कि हमारा जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है जम्मू कश्मीर का, वो कम हो जाएगा 39% और 34% फॉरेस्ट ग्रिड्स शिफ्ट हो जाएंगे, वेजिटेशन शिफ्ट हो जाएगा इसमें। तो ये बहुत इश्यूज है। आप तो कहने का मतलब है डॉक्टर वहीद जी, पावर सेक्टर में है जी, कहने का ये मतलब है कि हमारा जो पूरा नेचर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने बैलेंस से बाहर चले जाएंगी और उससे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी हैं। वापस लौटूंगा आपके पास डॉक्टर मुत्तर्रा जी, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है। राम श्रीवास्तव जी, आपने दोनों की बातें सुनी और आज का जो विषय है वो बिल्कुल हटकर है, वो लोगों से जुड़ा है, आने वाले भविष्य से जुड़ा है। क्या लगता है आपको आजकल जो सरकार जो कार्य कर रही है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं, क्योंकि ये अभी के लिए तो ठीक है, अभी के लिए लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आने वाले सालों में या 20 साल के बाद या 25 साल के बाद या 30 साल के बाद किस तरह का नमूना होगा ये पूरा हिमालयन जो रेंज है? देखिए शीतल जी, जो दोनों विद्वानों की चर्चा हुई, मैं उनसे कुछ हद तक पूरी तरह से सहमत हूँ, पर हमको विचार करना पड़ेगा। और भारत सरकार ने कम से कम 28 इस तरह की एजेंसी इस समय काम कर रही हैं पूरे देश में, जो हिमालय पर बड़ी तीखी नजर रखे हुई है। उन सबके विस्तार से तो ना जाऊंगा, मैं सिर्फ एक कोलोराडो यूनिवर्सिटी के रॉजर बिलहम का एक रिसर्च पेपर है जिसने ये बताया है कि तिब्बत के प्लेटू में और हिमालय की तराई में उन्होंने जीपीएस स्टेशन लगाकर और अपना जो भारतीय प्लेट है, प्रायद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, इसके मूवमेंट को रिकॉर्ड किया, तो ये पता लगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एशिया में घुसता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ अर्थक्वेक आते हैं। और अर्थक्वेक कोई आज से नहीं आ रहे, हजारों साल से आ रहे हैं। रासबाल जो बर्फ का स्खलन हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, उस वजह से अब हमको पता लगने लगता है, लेकिन पहले भी यहाँ पर जो है आइस जो है एवलांची हुआ करती थी। अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरण के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ सोनम वांगचुक साहब का आदर करते हुए बताया, उन्होंने 21 दिन जो भूख हड़ताल करके इस तरह का जो एक प्रपोजल भेजा है, उनके पीछे उन्होंने 3 मुद्दे बनाए हैं। एक तो ये कि यूनिक टोपोलॉजी जो लेह की है वो बदल जाएगी, दूसरे कल्चर पर असर पड़ेगा, तीसरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। अरे श्रीमान जी, मैं विनम्र निवेदन के साथ उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि देखिए लाइफ स्टाइल तो अभी चेंज हो गई। पहले जो भेड़ चराने वाले लेह में लोग जाते थे, उनके हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। पहले जो है गर्मी पैदा करने के लिए पेट के पास वो एक अंगीठी जला कर रखते थे, आजकल इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट अवेलेबल है। तो देखिएगा लाइफ स्टाइल तो समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है वो तेजी के साथ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ हमको ध्यान ये देना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज केवल हिमालय में नहीं हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अरब देशों में कभी किसी ने सोचा नहीं था बाढ़ आएगी, वहां बाढ़ आ रही है। अब तूफान आ रहे हैं, आप देखिए अमेरिका की क्या हालत है, रशिया की क्या हालत है, चीन की क्या हालत है। तो मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मैं उसी पर चाहता हूं कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आज से 20 साल बाद अगर वहां बाढ़ नहीं आने की संभावना थी, अब आ रही है, तो यहां पर अगर हिमालयन रेंजेस की बात करें, क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करें, तो आने वाले 20 साल के बाद कहां पर देखते हैं? देखिए, जो प्राकृतिक आपदा जिसका की असर होता है, एक तो भूकंप का होता है, एक एवलांची का होता है, एक वेजिटेशन का वहां पर
कमी बेशी होती है, जिससे क्लोरोफिल पर असर पड़ेगा, ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक का असर पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ बारीकी से आप देखेंगे तो क्लाइमेटिक चेंजेस का सिर्फ एक कारण तो ग्रीन हाउस इफेक्ट लोगों को पता है, लेकिन उसके अलावा इस समय जो है अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक पोल, वो ग्रीनलैंड से खसकते हुए साइबेरिया आ गया है। इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य के ऊपर जो रेडिएशन आ रहे हैं उनमें जो विस्फोट होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, उसके कारण भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ चूंकि हम सड़कें बना रहे हैं या हम बांध बना रहे हैं, इसके कारण एक क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सुंदरलाल जी बहुगुणा मेरे ख्याल से पर्यावरण के सबसे बड़े प्रणेता थे, और चिपको आंदोलन आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, दुनिया जानती है। वो मेरे अच्छे मित्र थे। प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में मेरे उनसे काफी बहस होती थी, और अंत में वो भी इस बात से सहमत थे कि हमको विकास को नहीं रोकना है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, दोनों के बीच बैलेंस बनाकर काम करना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है शीतल जी, आज जो मांग की गई है कि सभी मेगा बांध बंद कर दो, सड़कें बनाना बंद कर दो, जी हम तो कर देंगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। चीन का क्या हालत होगा? चीन क्या कर रहा है? हमारे ग्लेशियर का पानी अपने यहाँ ले जा रहा है। दूसरे सेक्शन में उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी के साथ बढ़े, लेकिन पर्यावरण और इसके बीच में संतुलन बनाकर। शीतल जी, ठीक है। डॉक्टर राजा जी, आपसे जानना चाहेंगे पर्यावरण का संतुलन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने कही है, कैसे वो संतुलन बनेगा कि डेवलपमेंट भी होगी, विकास भी होगा और साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी बचेगा। और राम श्रीवास्तव जी ने साफ कर दिया कि डेवलपमेंट तो रुक नहीं सकती, सड़कें तो बनेंगी, परियोजनाएं तो चलेंगी, बिजली विद्युत परियोजनाएं होंगी या फिर अन्य टनल प्रोजेक्ट होंगे, रेलवे प्रोजेक्ट होंगे, वो तो बनेंगे क्योंकि वो तो हमारे लिए बनने हैं। देखिए, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ बहुत सी चीजों में। देखिए, हम यहाँ रहते हैं, अगर कोई परियोजना, कोई पॉलिसी हमारे लिए बनेगी, वो कौन तय करेगा? क्या वो यहाँ के लोग तय करेंगे कि जो बाहर से कोई लोग आएंगे, कोई एक्सपर्ट आएंगे, कोई IAS अधिकारी आएगा, वो बनाएगा? अगर लद्दाख के लिए कोई परियोजना बनाए, क्या वो लद्दाख का काउंसलर तय करेगा? वहां का MLA तय करना चाहे कि बाहर से कोई आएगा? हमारे लिए जो प्रोग्राम अभी देखिए, स्मार्ट सिटी श्रीनगर उन्होंने बनाई, उन्होंने यहाँ पे सड़कों को तोड़ दिया, उन्होंने यहाँ पे सड़कों को जो है कम कर दिया साइज, उन्होंने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बना दिया, गजीबो बना दिए। वो चलता है यूरोप में, और यूरोप में पॉपुलेशन कम है, यूरोप के शहरों में पॉपुलेशन कम है, श्रीनगर की पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। हम कॉपी पेस्ट चीजों को करना चाहते हैं, यहाँ पे लागू करना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा ना भाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं डॉक्टर राजा जी, इसका मतलब ये तो नहीं डेवलपमेंट कर रही है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसमें बीच में जरूर बोलूंगा। डॉक्टर राजा जी, डेवलपमेंट शुड बी इन टैंडम विद आवर लोकल क्लाइमेट एनवायरमेंट। हमारी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग मालूम कितनी है कश्मीर की? बिल्कुल, इट्स ½ एकड़। जिस इलाके में आपकी ½ एकड़ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग हो, क्या आपको वहां का एग्रीकल्चर बचाना है कि वहां पे ट्रेन चलानी है? ठीक है, मेरा सवाल कुछ अलग था। ठीक है डॉक्टर राजा जी, मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरी बात सुनिए ना, ट्रेन हमारी आ गई, वो अच्छी बात है, श्रीनगर से बानिहाल ट्रेन जाएगी, अच्छी बात है। अब आप ऐसा क्या बोलते, इंटीरियर गाँव में भी ट्रेन ले जाएंगे, पहलगाम भी ट्रेन ले जाएंगे, सोनमर्ग भी ट्रेन ले जाएंगे, अमरनाथ तक ट्रेन ले जाएंगे, तो इससे तबाही हो जाएगी। ये चीजें देखनी है। ठीक है, मेरा सवाल कुछ और भी था। जरूरत है, मैं मेरे कहने का ये मतलब था और जानने का ये मतलब था। डॉक्टर राजा जी सुनिए, आप जहाँ पे जरूरत नहीं है जी, मेरे ये जानने का मतलब था कि अगर दोनों चीजें होती हैं तो उसमें संतुलन कैसे बनाना है, बीच का रास्ता कैसे निकालना है? संतुलन ऐसे बनेगा कि हमें बिल्कुल जितनी भी पॉलिसीज होनी चाहिए, हमारे जितने भी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कंसल्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ पे IAS अधिकारी कंसल्ट करता है, वही ऑर्डर देता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपसे मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ मेहमान, तीसरी मेहमान भी बनी हुई है, डॉक्टर मुतर्रा जी हैं। डॉक्टर मुतर्रा जी, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में भी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, 4 से 5 उसमें प्रोजेक्ट जो हैं वहां पर चल रहे हैं। मैं भी देखता आ रहा हूं, मैंने भी जमीनी स्तर पर जाके देखा हुआ है
अगर 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनको वहां पर देखरेख नहीं की जा रही है। वो कहाँ अपनी जो गंदगी है वो कहाँ पर फेंकते हैं, हमारे पानी में फेंकते हैं, हमारे पेड़ों का कटाव है, हमारी ज़मीनों का कटाव है, अन्य चीज़ें हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण और या पर्यावरण में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो भी देखने को मिलता है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या कुछ पॉलिसीज तैयार की जा सकती हैं इसको लेकर कि बैलेंस कैसे करना है दोनों चीज़ों को? मुदर्रा जी। शीतल जी शुक्रिया। ये डॉक्टर राजा के बात को आगे बढ़ाते हुए, इसको ऐड करते हुए, हमारे पास हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे एक्ट्स में बहुत सारे प्रोविजंस अवेलेबल है। जैसे आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की बात कर लीजिए, बिल्कुल वो एक अथॉरिटी बनती है, हर स्टेट में अथॉरिटी बनती है। और उस अथॉरिटी में क्या इशू है कि उसमें एक्सपर्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। एक हमारे जम्मू कश्मीर में परसों फरवरी 12 को और एक स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बन गई। उसमें एक वुमेन नहीं है, नॉट ए सिंगल वुमन इज देयर इन दैट। और उसमें आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। मतलब आप उनकी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दोस, मगर जो उस फील्ड में है वो है ही नहीं उसमें। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम उन लोगों को उस मीटिंग्स में नहीं रखते हैं, उन कमिटीज में नहीं रखते हैं जिनकी जरूरत होती है, वो कैन कंट्रीब्यूट। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगी क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में फोकस करना चाहती हूँ। यहाँ पे EIA की नोटिफिकेशन जो है 14 सितंबर 2006 के, इसमें एक नोटिफिकेशन निकली, नंबर 1। नंबर 2, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ये बना है, बोर्ड बना है। बोर्ड में 13 मेंबर है, उसमें भी एक लेडी भी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल। हमको पता था प्रधानमंत्री जी के इसमें हमको भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर IAS का अफसर बन गया। मगर अगेन नॉन टेक्निकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमको बड़ा ये हुआ था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, कहीं नहीं है। टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस में, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं। दैट नीड्स टू बी डन, क्योंकि स्ट्रेंथन करना इनको है। वहां से हमारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आती हैं टेक्निकल कमिटियों से, सरकार के पास जो है उनमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस आती है, और उनको बड़ी बारीकी से देखना है जब एक प्रोजेक्ट आता है। ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में एक सिस्टम बना है कि एक प्रोजेक्ट जब आता है वो दैट गोज थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेसेस। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अल्टीमेट अथॉरिटी के पास आता है और वहां से वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होती है। उसका बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, उसमें बहुत सारा है। तो उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आज गोल है, इंटरनेशनल गोल है कि सस्टेनेबिलिटी इज द की। सस्टेनेबिलिटी हमको मुतर्रा जी, डॉक्टर मुतर्रा जी, समय थोड़ा कम है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों का जवाब चाहूंगा और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या जो पर्यावरण से जुड़ी टीमें हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या उन्हें समय समय पर देखरेख नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार की तरफ से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? आपने जम्मू कश्मीर को आप काफ़ी करीब से देखते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर में स्थिति जो बनी हुई है, लगातार भूकंप भी आ रहे हैं, बाढ़ या इस तरह की स्थिति, लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परियोजनाएं हैं वो चारों तरफ फैला के रखी हैं, लेकिन कोई पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैसे उसको शुद्धि को ध्यान में रखना है, कैसे बाकी चीजें करनी है, तो इस पर सरकार को कोई कदम तो उठाना चाहिए। शीतल जी, आपका कहना सही है, सरकार को कदम उठाना चाहिए और सरकार कदम उठा रही है। ये बात अलग है कि आज की तारीख में ये जो प्रोसेस है किसी भी बड़ी योजना को बनाने का, उसका जो तौर तरीका है वो संभवतः जन सामान्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनको ये पता नहीं लग पा रहा है। हमारा अभी जो एक तरह से जो सरकारी मीडिया है वो इस बात में पूरी तरह से अभी सक्षमता से काम नहीं कर पा रहा है, अन्यथा इस तरह की शिकायतें कतई नहीं आ सकती थी। जैसा मैडम ने बताया कि वहां पर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इतनी जानकारी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से वैज्ञानिक आधार पर मैं इन सब परियोजनाओं और दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, जब तक कि उसका लंबा प्रोसीजर एक एक जगह से NOC नहीं मिल जाती है, तब तक नहीं होता। अब दिक्कत सिर्फ ये है
कि इस एनओसी के पहले जितना भी जो होमवर्क हुआ था, जितना भी रिसर्च अध्ययन किया गया था, जो रिसर्च पब्लिकेशंस थे उनको एनालाइज किया गया था, इम्पैक्ट देखा गया था, वो जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मेरे ख्याल से सरकार को एक नई नीति तो बनाना पड़ेगी। लेकिन मैं ये मानने के लिए 10 सेकंड में चाहूंगा कि जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। आपने बात छेड़ी थी तो मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड आप वो भी क्लियर कीजिएगा, खासकर चाइना की बात। खासकर चाइना की बात अगर आप देखें तो मुझे ये जानकर बड़ा दुख होता है कि हमारे जो देश में एनजीओज काम कर रहे हैं और कुछ जो पर्यावरण विद की संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें से कहना बड़ा अच्छा नहीं लगता है, विदेशी फंडों के आधार पर काम कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के पक्का प्रमाण मौजूद है कि चाइनीज फंड के कारण वहां पर एजिटेशन किया जा रहा है, जिससे कि अरुणाचल में जो विकास ना हो सके। लेकिन ये असंभव है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मपुत्र का पानी चीन ले जा रहा है, हम अपने ग्लेशियर का पानी यूज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की बंदिश लगाकर गंगा यमुना का मैदान कल से जो है 20 साल बाद एक बंजर हो जाए? माफी चाहूंगा क्योंकि श्रीवास्तव जी समय थोड़ा बहुत कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा। डॉक्टर राजा जी आखिरी कमेंट 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। बस मैं इतना ही कहूंगा, ये इतने हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं पानी के, इन पानी के सोर्सेज को बचाइए। ये कुदरत के हमारे पास नज़ारे हैं, इन नज़ारों को बचाइए। हमारा टूरिज्म तब कामयाब है जब ये चीजें हमारे पास रहेगी। जब हमारे पास जंगल नहीं रहेंगे, हमारे पास पानी के सोर्सेज नहीं रहेंगे, हमारे पास झीलें नहीं रहेंगे, दरिया नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे कौन आएगा फिर? ठीक है, तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मुतर्रा जी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं 5 सेकंड आपके भी लूंगा। डॉक्टर मुतर्रा जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजा जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हिमालयन रेंजेस में जो इतनी सारी परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो रेल परियोजना हो, चाहे वो सड़क परियोजना हो, चाहे वो टनल परियोजना हो, चाहे वो विद्युत परियोजना हो, लगातार डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, लेकिन इसका हमारे नेचर पे, हमारे पर्यावरण पे, क्लाइमेट चेंज पे कितना असर पड़ता है, ये भी सवाल है। क्या सरकार आने वाले समय में इस पर कोई नीति बनाकर, कोई स्पष्ट तरीके से जो है कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज बनाकर इसको आगे तक बढ़ाएगी? क्योंकि आने वाले समय में आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।